कंसेप्ट है कि सेंट्रल बैंक कैन नॉट मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इन रियल लाइफ फॉर 24/7, वरना तो फिर अपना फॉरेक्स रिजर्व खाली हो जाएगा और जब बीओपी क्राइसिस हो जाएगी तो फिर हमने आईएमएफ के पास भीख मांगनी पड़ेगी। देयरफॉर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड ऑन रूपी का फॉरेन एक्सचेंज के साथ कन्वर्जन करते वक्त कुछ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन रखे हैं। दो टाइप के होते हैं, एक तो करंट अकाउंट पे और दूसरे कैपिटल अकाउंट पे। ये कैसे हैं हम देख लें। सबसे पहले करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट याद करें, उसमें दो पार्ट थे, करंट और कैपिटल। और करंट के अंदर विजिबल इनविजिबल हम अभी फोकस करें, ये गुड्स में एक कार है, तो मतलब कार की आप खरीदी करोगे या बेचोगे, इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो वो पूरा अकाउंट में आप कहां पे लिखोगे, इन द करंट अकाउंट आप वो डेटा एंटर करोगे। मान लो एक फॉरेन कार है जो $1 लाख में बिक रही है, माल्या को वो खरीदनी है, वो जाएंगे किसी फॉरेन एक्सचेंज एजेंट के पास, एसबीआई, आईसीआई, ये लोग भी ऐसा काम करते हैं। माल्या ये करेंगे कि मान लो उस वक्त दाम चल रहा था $1 के 50 रुपए, तो ये 50 लाख की सूटकेस बैंक को देंगे, सामने बैंक वाले इसको $1 लाख देंगे और $1 लाख दे के वो कार की डिलीवरी ले लेंगे। तो मतलब इन्होंने क्या काम करवाया, रूपी को कन्वर्ट कराया डॉलर के अंदर, और कौन से अकाउंट में कन्वर्ट कराया, करंट अकाउंट में कराया। क्यों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी मैटर हम देखते हैं इन द करंट अकाउंट। एक और बात, मैंने ये बोला कि $1 के 50 रुपए, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आप रिलीफ रोड के ऊपर अपनी सेकंड हैंड किताब बेचने जाओ तो एमआरपी के 30% में खरीदेगा, और वही किताब अगर मैं खरीदने जाऊं तो वो मुझे एमआरपी के 60% पे। क्यों यार, तो ही उसका बीच में कुछ मार्जिन बनेगा। उसी प्रकार अब जब ये जो फॉरेक्स मार्केट चलता है, वहां पे डीलर के पास अपने डॉलर आप बेचने जाओगे, हो सकता है वो 49 में खरीदे और आप दूसरा कोई व्यक्ति वो डॉलर उसी से खरीदे तो वो 51 में बेचेगा। क्यों, तभी तो यार बीच में उसका कुछ प्रॉफिट मार्जिन बनेगा। ये कोई धर्म दान थोड़ी हो रहा है। मतलब फॉरेक्स मार्केट में करेंसी खरीदने का भाव अलग होता है और बेचने का भाव अलग होता है। ये तो अपने को समझ में आया, इसलिए मैं 50-60 समझा रहा हूं। खैर, तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि रूपी को फॉरेन करेंसी में आपने कन्वर्ट कराया और किस पर्पस के लिए, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। अब मान लो एक गाड़ी नहीं, माल्या ने 3 गाड़ियां खरीदी थी, तो कितना डॉलर चाहिए, $3 लाख चाहिए थे। उस केस में माल्या अगर चाहता तो 1.5 करोड़ रुपए बैंक को दे देता और बैंक वाला सामने उसको $3 लाख दे देता और वो गाड़ी खरीद लेता। तो क्या माल्या को छूट है मन मुताबिक जितनी गाड़ियां खरीदनी हो? आंसर इज यस। उसकी जेब में जितना रुपया है लेके जाए और खरीद के आए। देयरफॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पे बोलते हैं फुल कन्वर्टेबिलिटी की छूट है, कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि फुल छूट दी गई है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। पहले तो डेफिनेशन हम समझ ले कि करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या है। व्हेन इंडियन रूपी इज फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू अनदर करेंसी फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एंड वाइस वर्सा भी सही है कि कोई बाहर का टॉम क्रूज अपने डॉलर रूपी में तब्दील करवा के यहां से नैनो कार इंपोर्ट करना चाहता हो तो उसको भी छूट है, कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितना गाड़ियां खरीदे तो उसके अनुपात में वो डॉलर लेके आए, वाइस वर्सा दोनों ही बात सही है। हावेवर कुछ ऐसा भी नहीं कर सकते कि फुल छूट दे दो, वरना फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा के तहत कुछ थोड़े रिस्ट्रिक्शन रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये नार्कोटिक ड्रग्स, प्रोहिबिटेड आइटम्स, इनके ऊपर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर भी नहीं सकते। और करनी हो सकता है कि अमेरिका के अंदर बेटिंग गैम्बलिंग की छूट है तो आप यहां से तब्दील करवा के नहीं ले जा सकते, रिस्ट्रिक्शन है। आप अगर नेपाल या भूटान घूमना चाहते हो तो अपने रुपए तब्दील करवा के मैक्सिमम $10,000 ही भारत से वहां ले जा सकते हो। आपके पास 1 करोड़ रुपया भी हो और उसके अनुपात में आप जितना डॉलर कर सकते हो वो आपकी मर्जी, लेकिन कितना आप ले जाओगे एक व्यक्ति, मैक्सिमम $10,000। और अगर रुपी डोमिनेशन में ले जाना हो, रुपया ही लेके जाना है तो मन मुताबिक आप रुपया ले जा सकते हो, लेकिन शर्त है 100 रुपए से कम के डिनोमिनेशन में ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, अन्य किसी देश में आपने घूमने को जाना है, आपके पास रुपी में चाहे कितना हो, आपकी औकात हो कि तब्दील करवा के $1 बिलियन भी कर सकते हो, फिर भी एक व्यक्ति नेपाल भूटान छोड़ के कोई भी देश में घूमने जा रहा है भारत से, मैक्सिमम यहाँ के फॉरेक्स मार्केट से वो $25,000 ही उठा के जा सकता है। उसके आगे अगर उसको और पैसा ले जाना है, ही विल हैव टू आस्क आरबीआई की परमिशन, इसलिए क्योंकि फीमा के अंतर्गत आरबीआई के पास पावर है। अगर आप बाहर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है, या फिर कि बस अब इंडिया छोड़ के सारा सामान बेच के मुझे परमानेंट सेटलमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं शिफ्ट होना है, जा सकते हो। लेकिन मैक्सिमम यहां से $1 लाख ही आप तब्दील करवा के ले जा सकते हो।
उसी प्रकार भारत से आप कहीं गिफ्ट दे रहे हो 5 लाख रुपए और उसको तब्दील करवा के जितना डॉलर हाथ में आए उतने के ही गिफ्ट आप बेच सकते हो। तो ऐसे माइनर रिस्ट्रिक्शन रखे गए हैं, ऐसा भी नहीं कि मन था उतना आप ले जा सकते हो ना, बट ये ऐसे माइनर कुछ रिस्ट्रिक्शन को आप छोड़ दे तो बाय एंड लार्ज करंट अकाउंट में ये जो माल्या को जितनी गाड़ियां खरीदी थी ये वो करना था वो कर सकता है। यस, देयरफॉर इंडियन रुपीज फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट ऐसा बोलते हैं। अब बात करें कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, वापस हम याद करें बीओपी का क्लासिफिकेशन करंट और कैपिटल में हम फोकस करें लोन, और लोन के अंदर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पे। माल्या की एयरलाइन है किंगफिशर और इस धंधे में बरकत नहीं, अब इसको वापस उठाना हो तो क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल कहीं से उधारी में लाना पड़ेगा। माल्या एसबीआई के पास जाते हैं, नहीं मिलता, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, कोई नहीं देगा। क्यों? बिकॉज ही डिक्लेयर्ड अ विलफुल डिफॉल्टर, इसलिए कोई मदद नहीं कर रहा है। फिर माल्या जाते हैं अमेरिका और बैंक ऑफ अमेरिका इनको $1 बिलियन दे देता है 10% ब्याज पे, लेके जाओ। लेकिन माल्या के लिए डॉलर कोई काम के नहीं, उनको क्या चाहिए, रुपया चाहिए, रुपी करेंसी। तो वो क्या करेंगे, अपने डॉलर इनको दे दिए, क्योंकि ये लोग वापस बैंक तो हैं, फॉरेन एक्सचेंज एजेंट का भी काम करते हैं, तो $1 बिलियन दे देंगे और सामने ये लोग इसको 50 बिलियन रुपी, मान लो कि 50 का भाव चल रहा है तो 50 बिलियन रुपी हाथ में आ गए, और वो सारा वर्किंग कैपिटल फिर माल्या चाहे अपनी कंपनी में लगाए, कंपनी वापस खड़ी कर दे। वन टाइप ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो अब सवाल होता है कि अगर ऐसा होता तो हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, क्योंकि ये करेंसी को कन्वर्ट किया गया, हाँ डॉलर को रुपी में कन्वर्ट किया, और किस अकाउंट के ट्रांजेक्शन पे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, और उसके अंदर ये लोन और इसके अंदर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो क्या माल्या चाहे मन मुताबिक उतना लोन में पैसा, इन्वेस्टमेंट में पैसा भारत में ला सकते हैं? जवाब है ना। अगर हम बात करें ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की, तो यहाँ पे आरबीआई का कंट्रोल रहता है अंडर द फीमा एक्ट। आरबीआई ने ये बोला है पूरे एविएशन सेक्टर का कोटा फिक्स है $1 बिलियन। वो सभी कंपनियां मिल के जो एक साल में पैसा लाएंगे $1 बिलियन ही बाहर से उधारी में ला सकती हैं, और उसके अंदर भी इंडिविजुअल कंपनी तो केवल $300 मिलियन ही, वो भी 3 साल तक की मेच्योरिटी मिनिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज लाइट बिल ज्यादा है तो बाहर से उधारी में मैं पैसा नहीं, और इतनी सारी शर्तें पूरी हो फिर भी आरबीआई, राजन भाई खुद उस फाइल पे यस साइन करे तो ही वो उधारी में ला सकते हैं। मतलब कि अगर ये माल्या को बाहर से कोई बोलता कि मैं आपको $1 बिलियन लोन में देता हूं, फिर भी वो डॉलर में यहाँ पे लाके उसको रुपी में तब्दील नहीं करवा सकते, क्योंकि जब तब्दील करवाना होता तो फॉरेक्स एजेंट उसको जवाब मांगता, और तब जवाब वो देते तो फीमा अप्रूवल नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। इन अदर वर्ड्स, ये जो माल्या का प्लान था कि भाई मैं बाहर से कैपिटल या इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग करके डॉलर लेके आऊं, उसको मैं कन्वर्ट करा दूं और अपनी कंपनी को खड़ा करूं, क्या ये शक्य है? आंसर इज नो, बिकॉज इंडियन रूपी इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन द कैपिटल अकाउंट। ये तो एक बात करी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और क्या एविएशन सेक्टर में हमने रिस्ट्रिक्शन रखे, और भी कुछ रिस्ट्रिक्शन आरबीआई ने रखे हैं फीमा एक्ट के अंतर्गत। एफडीआई और एफआईआई में तो आपको 4974 ये वो चलता है जहां तक, और ये 2 वे स्ट्रीट है, मतलब बाहर के यहाँ से जो पैसा बाहर जाएगा वहां पे भी आरबीआई कंट्रोल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल भूटान में निवेश करना हो तो 100% छूट है, जितना रुपया वहां पे डालना हो या अपने रुपए को डॉलर में तब्दील करवा के वहां पे डॉलर इन्वेस्ट करना, आपको छूट है जितना करो। लेकिन किसी भी अन्य देश में आप वहां पे जाके कोई फॉरेन कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, बैंक अकाउंट खोलना है, बॉन्ड खरीदना है, मैक्सिमम एक भारतीय व्यक्ति $75,000 इतना ही बाहर ले जा सकता है। आप अंबानी हैं, आपके पास करोड़ों है, तो भी आप कितना ले जा सकते हैं? मैक्सिमम उसको तब्दील करवा के 75,000 ही ले जा सकते हैं। उसके अलावा पेरिस के अंदर एक मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस रिलेटेड बॉडी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। अगर ये टास्क फोर्स बोल दे कि कोई कंट्री हमारे साथ नॉन कोऑपरेटिव है, सच एज ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, तो यहाँ भारतीय व्यक्ति $1 भी निवेश नहीं कर सकता। 75 तो लिमिट छोड़ो, 1 भी नहीं। अगर ऐसा कुछ वायोलेट किया तो फीमा के अंतर्गत उसकी अरेस्ट हो जाएगी। पैरेलल टू दैट, ये तो फीमा के अंदर रिस्ट्रिक्शन है। बाद में आरबीआई को लगा कि यार इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो हम आ गए लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम 2004 से शुरू हुई। ये लागू होती है इंडियन रेसिडेंट को, भारत के अंदर आके जो रहता है, सिटीजन नहीं रेसिडेंट। इनको क्या लिबरलाइज किया गया कि हाँ वो फीमा में रिस्ट्रिक्शन है वो बराबर, लेकिन उसके उपरांत हम आपको थोड़ा रिलैक्स करते हैं कि एक व्यक्ति 1 साल में बाहर $2.5 लाख ले जा सकता है। मतलब उसके अनुपात में आप रुपए जितना भी है आप तब्दील कराओ, लेकिन मैक्सिमम $2.5 लाख आप ले जा पाओगे। अब आप सोचो कि मान लो रेट चल रहा है $1 के 60 रुपए, तो कितना होगा? 1.5 करोड़ दोगे तो आपको $2.5 लाख मिलेंगे और आप बाहर जाके
उसमें खर्चा करना है, ये छूट है आपको जितना करना है। फॉर एग्जाम्पल फीमा में तो हमने देखा लिमिट थी कि मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू $1 लाख और शेयर परचेज में हमने देखा अप टू $75,000। इसके उपरांत आपको $2.5 लाख लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में दिए गए, ये आपको छूट है। यहाँ भी आप डालो एडिशनल, कोई परवाह नहीं, यहाँ भी कुल मिला के 2.5 लाख आप एडिशनल स्पेंड कर सकते हो। इट अप्लाइज टू बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इन एडिशन टू फेमा लिमिट। अब इसकी मदद से ये LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की मदद से रुपये के एक्सचेंज रेट को भाई कैसे कंट्रोल करते हैं। 2013 में अपना इंडियन रुपी बहुत कमजोर हो रहा था, 60, 65, 68 पहुंच रहा था। तो जब ऐसा खतरा लगा कि $1 के 70 रुपये हो जाएंगे और इंपोर्ट उसके कारण बहुत महंगा होगा और क्रूड ऑयल और इन्फ्लेशन सारी समस्या, भाई ने ये करना पड़ेगा कि यहां से डॉलर बाहर कम जाने चाहिए। बाहर कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो फीमा एकदम टाइट कर दो, जीरो, कि यहां आप रुपया डॉलर में तब्दीली नहीं करा सकते, बाहर ये रहना छूट। ऐसा तो करेंगे नहीं, लेकिन जो दूसरा काम किया गया, LRS को बहुत टाइट कर दिया। ओनली $75,000 आप बाहर ले जा सकते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से डॉलर बाहर जाएंगे तो वॉलेटिलिटी कम होगी और अपना जो एकदम नीचे जा रहा है वापस स्टेबिलाईज हो जाए। फिर आगे चल के 2014-15 में उनको लगा कि नहीं, अब तो एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी 60 के आसपास चल रहा है, तो उन्होंने LRS को इजी कर दिया थोड़ा, और जो पहले 75,000 की लिमिट थी बढ़ा के 125 लाख कर दी, और लेटेस्ट फरवरी में उन्होंने अपडेट करके 2.5 लाख। MCQ में ट्विस्ट करके ये पूछ सकते हैं आपको कि LRS को टाइट करेंगे तो क्या होगा और इजी करेंगे तो क्या होगा, उसके हिसाब से रुपये एक्सचेंज रेट में क्या फर्क आ सकता है। तो आप लाइन जोड़ देंगे तो आराम से ये बन जाएगा। वापस हम जूम आउट करके आए, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मैंने आपको सिखाया, व्हेन इंडियन रुपीज फुल्ली कन्वर्टेबल टू अनदर करेंसी फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड वाइस वर्सा, और वो तो फुल दी गई है। कैपिटल अकाउंट में हमने देखा व्हेन इंडियन रुपीज फुल्ली कन्वर्टेबल टू अनदर करेंसी फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे फुल नहीं है, यहाँ पार्शियल है। क्यों? वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हमने देखे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, 1 लाख का कोटा, ये वो करे। अब जो ये बातें चलती हैं, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल कर देनी चाहिए या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी लिबरलाइज करनी चाहिए, वो क्या चीज है? हाल की परिस्थिति तो हमने देखी कि इंडियन रुपीज नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इसको हम क्वांटिफाई करके ये नहीं बोल सकते कि 40% ही है या 50, वो तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लिमिट्स हैं। बट मान लो अभी है 40%, और फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कब बोलेंगे? कि जब छूट दे देंगे, जितना FDI FPI में आपने पैसा बाहर डालना है डालो, जितना इधर लाना है लाओ, फुल छूट है, उसको बोलेंगे फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। और यहां से यहां जाने की जो प्रक्रिया है, एक ही दिन में तो आप 40 से 100 नहीं कर दोगे, धीरे धीरे लिबरलाइज करोगे। तो लिबरलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन। ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए देखते हैं। करना चाहिए ऐसा बोलना है SS तारापुर कमेटी का, और नहीं करना चाहिए ऐसा अपने रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर HR खान का बोलना है। फेवर और अगेंस्ट के आर्गुमेंट मैंने लिखे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये लोग सभी आर्गुमेंट्स बोल के गए, वो तो किताबों से जाओ, बट दिमाग में हाँ कि ये व्यक्ति फेवर में है, ये व्यक्ति अगेंस्ट में है, ताकि याद करने में सुविधा है। फेवर में तारापुर क्या बोलते हैं कि अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी आपने दे दी तो फायदा ये होगा कि अपनी कंपनियों को ढेर सारा FDI में पैसा आ जाएगा, FII में, और जो कंपनियां खड्डे में गई है, ये मालिया जैसे लोग, वो भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के नाम पे ढेर सारा डॉलर लेके उसको रुपये में तब्दील करवा दिया और अपनी कंपनी को एक्सपांड कर लेंगे। बिजनेस एक्सपांशन होगा, नई नौकरियां खड़ी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ दिखेगा। तो ये अच्छी अच्छी बातें होंगी, इस कारण से अपने को कैपिटल अकाउंट लिबरलाइज कर देना चाहिए। खान का ये बोलना है कि IMF ने एक स्टडी करवाई, जिन देशों ने अपना लिबरलाइजेशन करवाया था तो ऐसा कोई कोरिलेशन उसमें देखने को नहीं मिला कि आपने ऐसा किया तो ही आपको ग्रोथ दिखा, ये कोई कोरिलेशन दिखा ही नहीं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो। फर्स्ट है। सेकंड, कि अगर ये लिबरलाइजेशन किया गया तो बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो सप्लाई बढ़ेगा और साथ ही साथ जनता के हाथ में पैसा भी बढ़ेगा, तो एक प्रकार से इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो सकता है, ऐसा इसने बोला। अगेन HR खान ये बोलते हैं कि भाई भारत के अंदर इन्फ्लेशन क्यों है? एक तो सप्लाई साइड बॉटलनेक, अगर प्याज उगे ही नहीं तो आप बेचोगे क्या, और उग भी गए और ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज वाले ये पूरे माफिया एलिमेंट्स उन्होंने अगर कालाबाजारी शुरू कर दी तो आप क्या करो? तो इंडियन इन्फ्लेशन इन कारणों से ज्यादा हो रहता है। आप उसमें कैपिटल अकाउंट लिबरलाइज करो तो कुछ फर्क दिखेगा नहीं आपको। कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन कैन नॉट फिक्स अवर इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। दूसरी बात, अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करवा देते तो क्या होता? ये माल्या और ऐसे जो भी अनसस्टेनेबल कंपनियां हैं, ये भी बाहर कहीं से ढेर सारे डॉलर लेके आते,
और उसको तब्दील करवा के रुपये में कन्वर्ट करके वो सारा पैसा लगा के ये अपनी कंपनी को वापस एक्सपांड करे। वैसे तो ये अच्छा है कि हाँ चलो अपना बिजनेस एक्सपांशन होगा, नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन ऐसे लोग फिर कई नेगेटिव फैक्टर्स को काउंटर नहीं कर रहे। मान लो अगर महंगाई बहुत बढ़ गई तो स्वाभाविक है लोग प्लेन में नहीं ट्रेन में घूमेंगे, तो अपने आप इसका बिजनेस चौपट हो जाएगा। अगर कहीं पे युद्ध शुरू हो गया, क्रूड ऑयल के दाम बहुत बढ़ गए, या फिर सरकार को बस विचार आ गया और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर अचानक से टैक्स बहुत बढ़ा दिया, इसका लॉस मेकिंग शुरू हो जाएगा। और लॉस मेकिंग होगा, फिर भी इस व्यक्ति ने अपनी लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो डॉलर में ही बाहर बेचना है, तो स्वाभाविक है वापस वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा और अपने को बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो सकती है। तो मतलब एचआर खान ये बोलते हैं कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में आपने ये फुल छूट दे दी फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के नाम पे, फिर भी जो कंपनी का कैश फ्लो है वो रुपये में रहेगा और रीपेमेंट करना है डॉलर और फॉरेन करेंसी में। लेकिन जब वॉलेटिलिटी आ जाएगी इस कारण और सिस्टम कोलैप्स हो गया तो वापस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हो सकती है, जैसा कि ये ईस्ट एशियन क्राइसिस के अंदर हुआ था। और उस वक्त मलेशिया और थाईलैंड के पास उनकी फॉरेक्स रिजर्व में ढेर सारे पैसे थे, डॉलर्स थे, लेकिन वो सारे उन्होंने डाल भी दिए, फिर भी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को शांत नहीं कर पाए। ये ईस्ट एशियन क्राइसिस क्या था हम समझ लें। 97 के पहले क्या सीन था, ये सभी ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वो जानबूझ के अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू रखती थी। ऐसा क्यों? ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, क्योंकि डॉलर वाले लोगों को वो यहाँ का माल सस्ता दिखे। अब स्वाभाविक है करेंसी अंडर वैल्यू करवानी हो आपने, तो उनकी सेंट्रल बैंक ने जम के डॉलर की खरीदारी करनी हो, तो उनके पास फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत बड़े बन गए थे, वेरी हाई। इन सभी देशों ने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करवा दी थी कि बाहर के लोगों ने यहाँ पे निवेश करो, हमारी कंपनियों को आप एक्सपांड करवाओ। उस कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी बढ़िया था, जीडीपी ग्रोथ भी डबल डिजिट में चल रहा था, पर कैपिटा इनकम भी वेरी हाई थी, बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। लेकिन ये 97 की क्राइसिस आ गई। समस्या ये हुई, थाईलैंड की कुछ स्टील और ऑटोमोबाइल कंपनी उन्होंने अचानक से बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी, और जैसे ही वो डिक्लेयर हो गए बैंकरप्ट, तो फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ से वो डर लगने लगा और उन्होंने थाईलैंड से भी पैसा अपना निकाल दिया और बाकी की जो भी ईस्ट एशियन इकोनॉमी वहां शेयर बॉन्ड और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पे जितना पैसा लगाया था वो सारा बेच दिया, सामान जो लोकल करेंसी आई उसको वो तब्दील करा के डॉलर लेके भागना शुरू कर दिया। अब ऐसा होगा तो क्या होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा या ये करेंसी वीक होगी, क्या होगा? इनकी करेंसी वीक हो जाएगी। कितनी वीक हुई? पहले $1 बिकता था 2000 इंडोनेशियन रुपया में, जब ये लोग अचानक से बेच के भागना शुरू कर दिए तो $1 बिकने लगा 18,000 इंडोनेशियन रुपया में। अब आप सोचो कि जो 18,000 है तो ये क्रूड ऑयल इनके लिए इंपोर्ट करना कितना महंगा हो गया, और उसके अनुपात में वो महंगाई सब्जी में, दूध में, सभी चीजों में कितनी हो गई, हाई इन्फ्लेशन, दंगे शुरू हो गए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। और ये इंडोनेशिया में एक शुरू हुआ, फिर थाईलैंड, हर एक जगह पे, क्योंकि लोग अब भाग रहे हैं। अब इससे निपटना हो तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये जो इनका रुपया एकदम वीक हो रहा है उसको वापस स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए, इक्विलिब्रियम वापस लाने के लिए उनकी सेंट्रल बैंक ने अपने फॉरेक्स रिजर्व से जो ढेर सारा डॉलर है बाजार में उतार दिया। वो उतार दिया, फिर भी वो इस आग को बुझा नहीं सके, अपना पूरा रिजर्व खाली कर दिया और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वापस आ गई। ये तो बना अपना 97 का सीन। उसके बाद वाले साल में आप देखिए 98 में इन सभी देशों का जीडीपी ग्रोथ देखिए आप, थाईलैंड है, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सभी नेगेटिव में चल रहे हैं। और इंडोनेशिया तो देखिए एकदम खड्डे में, -13% नेगेटिव ग्रोथ है। ये सभी ऐसे देश हैं जिन्होंने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी दी थी या फिर बहुत वेरी लिबरलाइज था उनका सिस्टम। ये सभी खड्डे में चले गए और जीडीपी ग्रोथ भी नेगेटिव में चला गया। उसी समय आप भारत और चीन का ग्रोथ रेट देखिए तो अपना करीब 6% के आसपास चल रहा था, चाइना का 8%। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऐसी फुल छूट नहीं दी थी। हमारे यहाँ तो तब भी पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ही थी, इस कारण यहाँ पे इतना पैसा निवेश ही नहीं हुआ था कि वो बाहर लेके भाग सकते, और लेके भागना भी चाहते तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन प्लेस किए थे, हमने वो फीमा वगैरह में देखा। इस कारण से ये एचआर खान और दूसरे जो भी लोग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के विरोध में है, उनका ये बोलना है इंडिया चाइना डिड नॉट फेस सच क्राइसिस बिकॉज दे डिड नॉट हैव फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। और दूसरी बात, आप लोग ये जो मुंह ताक के बैठे कि भाई बाहर से लोन में पैसा आ जाए एफडीआई एफआईआई में, तो क्या हम ऐसे भारत वाले इतने हम गरीब लोग हैं? नहीं, पैसा अपने पास ढेर सारा है, लेकिन कहाँ है? ब्लैक मनी के नाम पे स्विट्जरलैंड में पड़ा है, या फिर सोने में हमने ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। तो अगर कुछ रिफॉर्म्स लाके वो स्विट्जरलैंड का पैसा है, अपना सोने का पैसा है, वो सारा अगर ये कैपिटल मार्केट में
किया जाए, प्राइमरी सेकेंडरी और आईपीओ बॉन्ड डिबेंचर वो सारे, तो अगर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट की मदद से वो सारा पैसा बिजनेस में चला जाए तो हमको किसी और एफडीआई एफआई की जरूरत है ही नहीं। उल्टा हम तो इतने मालदार हैं कि ये दूसरे सोमालिया और दूसरे ऐसे खोपचे वाले देशों को हम कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन की हमें कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये सारे मुद्दे बनते हैं। एमसीक्यू पूछा गया 96 में, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज एडवोकेटेड बिकॉज, कि लोग ये फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की वकालत करते हैं क्योंकि ऐसा करके 4 ऑप्शन दिए। फर्स्ट ऑप्शन, दिस विल स्टेबिलाइज रुपीज एक्सचेंज वैल्यू अगेंस्ट मेजर करेंसी, कि भारत अपने रुपए की दूसरे के साथ एक्सचेंज रेट स्टेबिलाइज करेगा ये चीज। सेकंड थिंग, इट विल हेल्प टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। थर्ड, इट विल हेल्प इंडिया सिक्योर लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड मार्केट एट अट्रैक्टिव टर्म्स, कि हमको बाहर से उधारी में पैसा अट्रैक्टिव टर्म्स में लाने में सुविधा रहेगी। और फोर्थ, इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन कैपिटल इन्फ्लो इन इंडिया। क्या होगा जवाब, देख लेते हैं। पहला ये स्टेटमेंट बोलता है कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी आप लाओगे तो ऐसा करने वाले क्यों ऐसा फायदा और एडवोकेसी क्यों करते हैं। पहली जो बात की अपना एक्सचेंज रेट स्टेबल हो जाएगा वो शक्य नहीं। क्यों, अगर मान लो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो अपने आप वो बदल जाएगा। ये क्वांटिटेटिव एजिंग, फैट टेपरिंग ऐसी चीजों के कारण भी एक्सचेंज रेट तो बदलता रहता है। सेकंड थिंग, ऐसा करने से एक्सपोर्ट प्रमोट होगा नहीं। एक्सपोर्ट तो कहाँ पे, वो तो करंट अकाउंट का पूरा मैटर चलता है। और अगर हम इनडायरेक्टली भी सोचे कि वो इन्वेस्टमेंट आ गया, बिजनेस एक्सपांड करके एक्सपोर्ट होगा, वो तो लॉन्ग अगर आप आर्ग्यूमेंट को ट्रैक करें तो जवाब बनता है। थर्ड थिंग, कि भारत बाहर से आसान किस्तों में लोन ले सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं भाई, माल्या अगर बैंक ऑफ अमेरिका में जाएगा तो वो जरूरी नहीं कि वो तुरंत लोन दे दे, वो पूरा हिस्ट्री चेक करेगा, हो सकता है लोन दे लेकिन इंटरेस्ट रेट काफी हाई रखे 25-36%। जरूरी नहीं है कि आपको अट्रैक्टिव टर्म पे लोन मिल जाए बाहर से। डी स्टेटमेंट तो सही है, इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन कैपिटल इन्फ्लो इन इंडिया, ये तो सही है, ये जवाब, बाकी गलत। हम वापस आए, ये जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, और यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, वहां पे डॉलर और रुपये का फुल छूट देनी चाहिए, मन मुताबिक जितनी क्वांटिटी में लाना है ले जाना है आप करो। जब भी ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात होती है तो एक नाम हमेशा आता है, वो चाहे न्यूज़पेपर हो, किताब हो, कोई भी नाम है उसका तारापुर। और ये कमेटी बनाई गई थी इन द ईयर 1997। ये तारापुर कौन थे, उस वक्त आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे। ये क्या बोल के गए, हमने देखा वो फेवर में थे। इन्होंने बोला कि हाँ भारत में भी फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी लाइए, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़े थोड़े किस्तों में लाइए आप, स्टेज वाइज 3 फेज में। 98 में थोड़ा करो रिलैक्स, 99 में करो, 2000 में फुल रिलैक्स कर दो। लेकिन ये भी बात तो मानते थे कि हाँ ऐसा करने से वो ईस्ट एशियन इकोनॉमी में जो क्राइसिस आई ऐसी भारत में भी हो सकती है। शर्त ये करी उन्होंने कि अपने इकोनॉमी के फंडामेंटल्स आप पहले ही स्ट्रांग बना लीजिए और फिर जाके ये छूट दो, तो बाहर से कोई भी क्राइसिस आए तो हम उसको सस्टेन कर पाए। प्री कंडीशन इन्होंने क्या रखी, पहला, सरकार अपनी स्कीम सब्सिडी में जो खर्चा कर रही है वो थोड़ा कम करे, फिजिकल डेफिसिट को काबू में करके जीडीपी के 3.5% कर दो आप। सेकंड, महंगाई बहुत ज्यादा है उसको भी काबू में कर आप लाओ कि 3 से 5% के आसपास रहनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट जो सरकार कुछ तय करती है एग्रीकल्चर वगैरह में, उसको आप डी कंट्रोल करो। आरबीआई की तिजोरी में इतना फॉरेक्स होना चाहिए कि वो 6 महीनों तक इंपोर्ट को सस्टेन कर पाए। इन अदर वर्ड्स, कि फॉरेक्स मार्केट में कोई भी एजेंट हाथ खड़ा करके चला जाए, कोई भी ना हो, एक भी डॉलर ना हो, फिर भी आरबीआई अपनी तिजोरी से डॉलर सप्लाई करवा के रुपये को डॉलर में तब्दील करवा के लोग इंपोर्ट करवा सके, इतना माल होना चाहिए आरबीआई के पास। बैंकों का एनपीए पहले से ही कम करके 5% ऑफ टोटल एसेट कर दो। आरबीआई ने ये बैंकों पर कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर वो घटा के 3% कर दो। ऐसा क्यों, वो सारे उसने ग्राफ बना के ये करा था कि ऐसा प्रोजेक्शन में ये होगा। जब आपकी इकोनॉमी में ये फीचर रहेंगे तो उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे और फिर एक्सटर्नल क्राइसिस को वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, तब जाके आप ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल कर दीजिएगा। तो सोच के बताइए किया होगा कि नहीं किया होगा? नहीं किया होगा भाई, ये शक्य ही नहीं है। आप देखिए फिजिकल डेफिसिट उस वक्त वो 3.5 तो अभी तक नहीं हम कर पाए। तो मतलब कि ये उसकी बात थी कि 2000 तक कर देना, वो कभी हुआ नहीं। तो स्वाभाविक इसका रिपोर्ट चला गया कोल्ड स्टोरेज में। और फिर अब याद कौन करता है, जब ये अब एचआर खान ने बोल दिया कि हम राजी नहीं है, तो फिर इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में किसी कॉलमनिस्ट को मजा नहीं आएगा, तो वो याद करेगा नहीं भाई बाबा आदम के जमाने में तारापुर बाबा ये बोलते हैं। और उस कारण से स्वाभाविक है अपने को वो मुख्य परीक्षा में भी परेशान करेगा, इंटरव्यू में भी परेशान करेगा।
आपको ये पूछ सकते हैं क्रिटिकली एग्जामाइन द नीड फॉर अडॉप्टिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इन इंडिया, भारत में ऐसा लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलो कुछ। तो उसके जवाब में मैंने आपको पहले भी कि कुछ भी पूछा जाए कमेटी रिपोर्ट रट्टा मारो जिंदाबाद और पॉइंट्स लिख दो। यहाँ आप क्या कहेंगे कि हमको भारत में वो नहीं लाना चाहिए, क्यों? एक तो एचआर खान ने जो बातें करी वो, प्लस तारापुर ने जो कंडीशन रखी वो आज भी फुलफिल नहीं हुई है। आप देखिए मेरे पास ये 2013-14 का डेटा है, तारापुर सारी बातें परसेंटेज में करके गए, मतलब जो लेट 90s में रेलेवेंट था वो आज भी रेलेवेंट रहेगा, क्यों? परसेंटेज में बात चल रही है। तो अगर आज भारत सरकार ने अपनी फिजिकल डेफिसिट 3.5% से कम कर दी होती तो हम लागू कर सकते हैं, लेकिन 13-14 में वो 4% से ऊपर चल रहा है। फर्स्ट कंडीशन इज नॉट मेट। महंगाई 3 से 5% में काबू करना है, नहीं यार तुम 2013 याद करो, डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रहा, तो ये शरत भी गलत हो गई। इंटरेस्ट रेट डी कंट्रोल करो, नहीं। एग्रीकल्चर में सरकार ने नियम करके रखेगा अप टू 3 लाख रुपए का एग्रीकल्चर लोन होगा तो भाई वो तो केवल 6% में ही बैंक दे पाएगी और उस पर भी सबवेंशन देगी ये वो, तो इंटरेस्ट रेट को डी कंट्रोल नहीं किया है। क्या आरबीआई के पास इतना फॉरेक्स है कि वो 6 महीनों तक इंपोर्ट सस्टेन करे? हाँ वो तो है, एक कंडीशन लागू हुई, यस। बैंकों का एनपीए 5% से कम करवाओ, नहीं, 2013-14 में 6 के आसपास चल रहा था। सीआरआर 3% कराओ, नहीं, वो तो कितना है 4%। मतलब कि सारी ये जो कंडीशन है वो अभी मीट नहीं हुआ। इसका मतलब अपने इकोनॉमी के फंडामेंटल इतने भी स्ट्रांग नहीं है। हमने यदि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ला दी और आगे चल के भगवान ना करे ईस्ट एशियन इकोनॉमी जैसी क्राइसिस भारत में आए तो हम पूरे कोलैप्स हो जाएंगे। देयरफॉर टाइम इज नॉट येट राइट फॉर अडॉप्टिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इन इंडिया। भारत में अभी समय परिपक्व नहीं हुआ कि हम ये सिस्टम लागू करें। बस यही, इसके आसपास आप हर एक पॉइंट पे 2-2, 3-3 लाइंस लिख दो। मुख्य परीक्षा में 150-200 शब्द भी हो गए और इंटरव्यू अपना सेट हो जाएगा।